हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन एग्जाम। आज हम आपके साथ टेंस के एक नए टॉपिक के साथ या एक नए टेंस को सीखने की शुरुआत करेंगे और सीखेंगे जैसे ही पिछले कई टेंस हम सीख चुके हैं और उससे रिलेटेड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो भी क्वेश्चन जैसे भी प्रकार के बनते हैं उन सभी रूल्स को हमने सीख लिया है। आज हम नेक्स्ट अगले टेंस की ओर चलते हैं। वो टेंस कौन सा होगा? अगर आप देखे होंगे हमारी पिछली क्लासेस तो देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम बड़े ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। और उसके बाद जो तीसरा टेंस होता है प्रेजेंट में, वो कौन होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आज हम इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे, ठीक है। आज ये इसकी पहली क्लास है और आप जानते हैं कि हम किसी भी टेंस के पहली क्लास में इसके ट्रांसलेशन को सीखते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है या कुछ भी चीजें लिखी रहती हैं उसको आप नहीं समझ पाते हैं तो ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। और ये इस तरह की या किसी भी टेंस की पहली क्लास हमारी एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट के लिए 6 to 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि इसमें हम टेंस करना सिखाते हैं। और उसी के बाद जो सभी टेंस के लिए या प्रत्येक टेंस की जब दूसरी क्लास बनती है या दूसरी क्लास होती है तो उसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या किस रूल्स से क्वेश्चन आते हैं उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, इन सभी चीजों को या एडवांस लेवल के टेंस को हम सीखते हैं। तो चलिए आज हम इसमें ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, ठीक है। अगर आप हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद आप उनको अवश्य देख लें, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम इतने अच्छे तरीके से टेंस बताए हैं कि अगर आपको जरा भी टेंस नहीं आता होगा, एकदम किसी भी सेंटेंस को पहचानना से लेकर उसको ट्रांसलेट करने तक भी कुछ भी नहीं आता होगा, तो आप अगर उसको एक दो बार देख लेंगे तो निश्चित ही आने लगेगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखने के लिए या किसी भी टेंस को सीखने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से या किसी भी चीज से हम उसके बारे में कुछ भी बातें करेंगे तो सबसे पहले हम उसको पहचानना सीख जाएंगे ना, तभी तो उसके बारे में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए उसके हम पहचान या आइडेंटिफिकेशन को सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है? आप कुछ वर्ड याद रखेंगे या कुछ टर्म याद रखेंगे। ये सभी टर्म आपको जहां कहीं भी हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखेगा वही टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये शब्द कौन कौन से होते हैं या ये वर्ड कौन कौन से होते हैं? एक वर्ड आपको मिल सकता है चुका है, ठीक है, चुकी है भी देखने को मिल सकता है, चुके हैं। बेसिकली है जो लिखा हुआ है ये तो बता रहा है प्रेजेंट को, और परफेक्ट के लिए चुका चुकी चुके बता रहा है, ठीक है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पता चलता है हमको कि कोई जो एक्शन हो रहा था वो अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। किसी भी कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। जैसे अगर हम कहेंगे कि वह पढ़ चुका है या मैं पढ़ चुका हूं, तो अब मेरे द्वारा जो पढ़ने का काम है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, यानी वो काम पूरा हो चुका है। और इसी ऐसे ही सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आप कहेंगे कि क्या इतने ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है? नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसको हम कह सकते हैं आ है, ई है और ए है भी मिल सकता है। आ है, ई है, ए है। आ है, ई है कहने का मतलब क्या हो सकता है? जैसे अगर हम कहें वह गया है, ठीक है, वह आया है, ठीक है। वहीं अगर ई है की बात करते हैं तो वह गई है अगर कह दे, ठीक है, वह आई है कह दीजिए। ए है की बात करते हैं तो हम गए हैं, हम आए हैं, ठीक है। गया है, आया है, उठा है, बैठा है, खेला है, पढ़ा है, लिखा है, कुछ भी चीजें या किसी भी वर्ड को हम आप अगर ऐसे करके लिखेंगे, अगर आ है, यहां देख रहे हैं आप आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, आ की मात्रा दिख रही है और उसके बाद है वर्ड आया हुआ है, तो वही तो बात है कि आ है, आ के बाद है आ जाए। यहां ई की मात्रा लगी है और उसके बाद है वर्ड आया है तो ई के बाद है आ जाए। ए वर्ड लगा है और उसके बाद है आया है तो ए वर्ड के बाद ए के बाद है आ जाए। तो ये सभी चीजें हमारी कौन सी
टेंस दिखाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताती है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे अगर हम बात करते हैं तो इसका या इसके बाद हम क्या जानते हैं, किसी भी टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर हम कुछ दूसरी चीज सीखते हैं तो वो क्या होती है, वह होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, किसी भी टेंस को हम आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं अगर इस वाले टेंस की या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो हम जानते हैं क्या होती है, हैज या फिर हैव होती है, हैज होती है या फिर हैव होती है। ये हेल्पिंग वर्ब से एक्चुअली बनती कैसे है ये आपको हम किसी दिन किसी क्लास में बता देंगे। ये सभी बेसिकली होती क्या है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं बी, डू और हैव, इन्हीं से जितने भी टेंस होते हैं प्रेजेंट और पास्ट के, इन्हीं से वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब बनती हैं। और जो फ्यूचर वाला है उसको आप जानते हैं विल, शैल, मॉडल से बनाया जाता है। हैज और हैव के अलावा अगर हम वर्ब की फॉर्म्स की बात करते हैं कि या मेन वर्ब कैसे लगती है, मेन वर्ब इसमें कौन सी लगती है तो जानते हैं हम कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हमने बताया है कि सभी वर्ब की अपनी अपनी फॉर्म्स होती हैं, सभी वर्ब्स की अपनी अपनी कुछ न कुछ कई फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी होती है, फिफ्थ फॉर्म भी होती है, हमने बताया है। फोर्थ फॉर्म बेसिकली किसे कहते हैं, जब हम आईएनजी लगा देते हैं। और अगर वर्ब फॉर्म की बात करते हैं, जैसे अगर आप जानते हैं गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। ठीक है, राइट की अगर बात करते हैं, राइट का क्या होता है, रोट होता है, रिटन हो जाता है। और ऐसे ही किसी भी वर्ब्स की बात करते हैं तो उसके यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला कॉलम है, इसी वर्ड्स को हम यूज करते हैं किस वाले टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, सभी चीजें आप इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन अब जान गए हैं कि इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसके साथ मेन वर्ब कैसे लगती है। ठीक है, और अगर आप किसी भी टेंस में ये तीन चीजें जान जाते हैं तो बाकी के ट्रांसलेशन करने के रूल तो वही होते हैं, अब रूल थोड़ी बदल जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। हमको पता है क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस, टेंस में किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए हमने तरीका बताया हुआ है, उसको आप एक वीडियो या एक क्लास हमने रिकॉर्ड की हुई है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन या 7 स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन की एक क्लास हमने बनाई हुई है या एक क्लास अपलोड की गई है इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में। ठीक है, इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्लेलिस्ट में एक क्लास हमने रिकॉर्ड की हुई है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की, 7 स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन की। तो वहां पर हमने इसको सेंटेंस को पहचानने का तरीका बताया हुआ है। चलिए यहां भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं एक एक करके। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, और नहीं, सिर्फ यही दो टर्म ऐसे होते हैं, यही दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे हम किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। यहां पर ना तो आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखेगा और ना तो नहीं वर्ड दिखेगा, नहीं वर्ड भी नहीं रहेगा और प्रश्नवाचक वर्ड भी नहीं रहेगा कोई। तो इसका मतलब कि ये टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमने किसी भी टेंस में आप देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहां इस वाले ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ब की, ठीक है, तो वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद हम अगर कुछ बचता है तो उसको अदर करके लगा देते हैं। ठीक है, अगर इसी स्ट्रक्चर पर आप किसी भी सेंटेंस को रख देंगे तो वो ट्रांसलेशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कोई किसी भी एक सेंटेंस को ले लेते हैं और उसको हम ट्रांसलेट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें मैं एक पत्र लिख चुका हूं,
मैं एक पत्र लिख चुका हूं। दूसरा देख लेते हैं, उसने खाना बना लिया है। दो वर्ड देखते हैं, दो सेंटेंस देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि मैं पत्र लिख चुका हूं और उसने खाना खा लिया है। अभी हमने जो आइडेंटिफिकेशन बताई है उसमें अगर आप नोट किए हो या फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिए कि बताया है क्या कि चुका है आएगा या फिर आ है आएगा। चुका है दिखेगा या तो फिर आ है, ई है, ए है दिखेगा। तो इसका मतलब कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और यहां देख रहे हैं कि नहीं वर्ड सेंटेंस में क्या कहीं दिख रहा है, नहीं वर्ड तो है ही नहीं, ठीक, और क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है। अगर कोई नहीं वर्ड किसी सेंटेंस में नहीं वर्ड और क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और उसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इसी पर आप इसको रख देंगे एक एक चीजें निकालकर उठाकर, तो वो ट्रांसलेशन बड़े ही आसानी से पूरी अच्छे तरीके से हो जाएगा और सेंटेंस में कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है, मैं है। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब आई के सॉरी यहां पर एक चीजें आपको और ध्यान देनी होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव होती है इसको हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बता देना चाहिए था, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव होती है इनमें आप किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। तो हैज का यूज हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करेंगे और हैव का यूज कब करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो वही रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन वाली क्लास को देख लीजिए, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है, ठीक है। और कोई वन नेम लिखा रहेगा, कोई एक नेम लिखा रहेगा तो उसका मतलब कि वो सेंटेंस या वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है और उसके लिए आप हैज का यूज करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेंटेंस में गलतियां ज्यादातर इसी टर्म से होती है या इसी पॉइंट पर होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ना लगाकर उसके हिसाब से गलत हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का गलत होना मतलब पूरा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाना, ठीक है। हैव का यूज कब कब करते हैं या किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो हमने बताया प्लूरल के साथ करते हैं। प्लूरल क्या होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे या वन प्लस नेम होता है, ठीक है। वन प्लस नेम। आई को यहां पर प्लूरल माना जाता है, ठीक है। आई को यहां पर प्लूरल माना जाता है। आई को सिर्फ एक सेंटेंस है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम आगे सीखेंगे। वहां पर आई को क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। बाकी सभी टेंस में आई को एक प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो आई के साथ हैव लगेगा। आई के साथ हमने बताया कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव लगेगा। अब लगाइए, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई हैव लगा दीजिए, ठीक है। आई हैव वर्ब लगाना है। मेन काम कौन सा हो रहा है, लिखना। लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट होती है, ठीक है। लिखना की इंग्लिश राइट होती है, लेकिन हमने अभी बताया था राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन। इस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स को पढ़ना होगा या वर्ब की फॉर्म को याद करना होगा, दिमाग में सेट करना होगा कि इसका क्या होता है। आई हैव रिटेन एक पत्र, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक पत्र, अ लेटर। हो गया, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं आपकी बड़े ही आसानी से हमारे सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहे हैं, ठीक है। उसने खाना बना लिया है, उसने खाना बना लिया है। उसने का मतलब वह, उसने के मतलब वह, और वह के लिए आप ही लगा सकते हैं या फिर सी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिए। चलिए ही लगा दिया हमने। ही के साथ क्या लगता है, हम देख रहे हैं कि ही के साथ हैज का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। ही हैज बनाना, कुक होता है, ही हैज कुक्ड द फूड। उसने खाना बना लिया है, उसने खाना बना लिया, ही हैज कुक्ड द फूड। इस तरह से आप टेंस सीख रहे हैं, ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। इनको आप डेली लाइफ में यूज जरूर करिए, ठीक है। डेली लाइफ में यूज करेंगे तो चीजें धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन
बड़े आराम से एकदम बिना किसी दिक्कत के हो रहा है। लेकिन कब होगा? जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद अदर वर्ड या कुछ भी चीजें जो बची रहेंगी उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज यहां पर आप देख रहे हैं कि उसने वर्ड आया है और उसने का मतलब हमने बताया कि ही होता है। ठीक है, अब इस वाले टेंस में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। एक चीज का ध्यान क्या रखना होगा? आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर देखने को मिल सकता है मैंने, क्या देखने को मिल सकता है? मैंने। ठीक है, हमने, उसने, उन्होंने। ठीक है, हमने, मैंने, हमने, उसने, उन्होंने, ये सभी वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं और इनकी मीनिंग क्या होती है? मैंने का मतलब जाहिर सी बात है कि मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने अगर कहूं मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हमने यानी हम हैं। हमने का मतलब क्या है? यहां देख रहे हैं कि हम पहले लगा है तो वी हो गया। उसने, उसने का मतलब अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं कि वह, ठीक, या उसने, तो उसके लिए आप ही या सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने की बात करते हैं यानी एक से ज्यादा लोग हैं और इसीलिए यहां पर दे का यूज किया जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाएगा। चलिए और देखते हैं दूसरा जो टाइप का सेंटेंस होता है वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है? वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। वो क्या, कौन सा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस वाले ट्रांसलेशन को सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल इतनी सी बातें हैं, सिंपल सी बात, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूल आप यहां पर सीख लीजिए। रूल सीखने के बाद हम एग्जांपल्स भी करा रहे हैं और इसके अलावा आपको खुद में सेंटेंसेस निकालकर ढूंढकर ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ही ये सेंटेंस क्लियर होता जाएगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं अगर, तो निगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि कहीं भी प्रश्नवाचक वर्ड तो हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन नहीं वर्ड लगा हुआ जरूर दिखाई देता है। नहीं वर्ड लगा रहेगा और प्रश्नवाचक वर्ड नहीं लगा रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव का यूज करते हैं। ठीक है, फिर नॉट लगा देंगे। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट होती है और नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही किया जाता है। पिछले टेंस में भी आप सीखे हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां यूज की जाएगी और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। और अगर कुछ भी चीजें बच रही हैं तो आप अदर का यूज कर सकते हैं। अदर के प्लेस पर उसको आप रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। कुछ सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देख रहे हैं कि दो सेंटेंस लिखे गए हैं। राधा अपना कमरा साफ कर चुकी है, उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया है। उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया है और राधा अपना कमरा साफ कर चुकी है। सॉरी, यहां पर ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव लिख दिए गए हैं, इसको हम नेगेटिव पहले कर लेंगे। ठीक है, राधा अपना कमरा नहीं साफ कर चुकी है। ठीक है, यहां कमरा के बाद अगर हम नहीं वर्ड लगा देंगे तभी तो हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि नहीं वर्ड तो होना चाहिए और क्वेश्चन वर्ड नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना पाठ नहीं याद किया है। ठीक है, नहीं याद किया, उन्होंने अपना पाठ नहीं याद किया है। उन्होंने अपना पाठ नहीं याद किया है मतलब कि वे अपना पाठ नहीं याद कर चुके हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाएंगे राधा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? राधा है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, रूल्स ऑफ
ट्रांसलेशन, ठीक है, ये 7 स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन जिसकी जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे यूज किए जाते हैं, या उसके सबसे पहले ट्रांसलेशन करने में कौन सा काम किया जाता है, फिर उसके बाद स्टेप्स इसके क्या होते हैं, सभी बातें बताई गई हैं। आप उस क्लास को अवश्य देख लें, ठीक है। राधा, राधा एक सिंगल नेम है या वन नेम दिख रहा है आपको? वन नेम के लिए कौन सा वर्ब यूज किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब, हैज। अब हैज के बाद क्या नहीं वर्ड लगा है, तो इसके लिए तो आपको नॉट लगाना ही होगा। राधा हैज नॉट। साफ करना, साफ करना की इंग्लिश क्या होती है? क्लीन होती है। क्या होती है? क्लीन होती है। और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? क्लीन्ड हो जाएगी, ठीक है, क्लीन्ड। अब क्या नहीं साफ कर चुकी है? अपना कमरा, यानी ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम या तो फिर क्या से या फिर किसको से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से या फिर whom से, ठीक है। अब राधा के लिए अपना की अंग्रेजी क्या होगी? अपना की इंग्लिश बताने के लिए भी हमने एक क्लास अलग से बना दी हुई है, ठीक है, आप उसको भी देख लीजिए, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना की इंग्लिश बड़े ही आराम से जान पाएंगे। यहां हम बता देते हैं कि राधा के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है? हर होती है, हर रूम। राधा अपना कमरा नहीं साफ कर चुकी है, राधा हैज नॉट क्लीन्ड हर रूम। यहां देखते हैं उन्होंने अपना पाठ नहीं याद किया है, उन्होंने अपना पाठ नहीं याद किया है। उन्होंने की इंग्लिश हमने बताया दे होता है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, और दे के साथ अभी हमने बताया हैज नहीं हैव का यूज किया जाता है, ठीक है, दे के साथ हैव का यूज किया जाता है। और हैव के बाद हम तुरंत क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। हैव के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हैं लर्न, याद करना का क्या होता है? लर्न होता है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लास्ट में टी लग जाएगा, लर्नड, ठीक है। अब दे के साथ अपने की अंग्रेजी दियर लेसन, ठीक है। दे हैव नॉट लर्नड दियर लेसन, दे हैव नॉट लर्नड दियर लेसन, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, उम्मीद है सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्ट्रक्चर विशेष रूप से अपने नोटबुक में या नोट्स में इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप अगर आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से या कुछ भी सीखना होता है, अगर कुछ सीखना है तो आप एक काम जरूर करेंगे। आपको क्या करना होगा कि आप उसको नोटबुक या नोट्स बनाते हुए चलेंगे, या किसी भी चीजों को अगर आपको सीखना है तो नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे हैं किसी भी ऑनलाइन क्लास में या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कुछ पढ़ रहे हैं, और अगर आप उसको अपनी नोटबुक में या अपनी नोट्स में नोट नहीं कर रहे हैं, उसको लिख नहीं रहे हैं, कि दैट्स मीन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। इसका मतलब कि ये क्या है, पूरा जो आप समय से उसको देख रहे हैं समय लगाकर, वो पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट हो जाएगा? क्योंकि अगर आप उसको लिखे रहेंगे तो पहली बात तो आपको लिखने में भी आपको फिर से एक बार मेमोरी का यूज करना पड़ेगा, अपने माइंड का, तो आप उसको और दोबारा उसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप चाहें उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करने के लिए आपको फिर से वीडियो नहीं देखना होगा और आपका टाइम बचेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को एक दो बार अवश्य देख सकते हैं, लेकिन आप नोट्स बनाते चलेंगे या नोट करते हुए चलेंगे, तभी आपको चीजें सारी की सारी क्लियर हो पाएंगी। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आखिर कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया है पिछली क्लासेस में भी और पिछले टेंस को सीखते हुए भी, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको प्रश्नवाचक वर्ड यानी कोई क्वेश्चन वर्ड जरूर देखने को मिलेगा और नहीं वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा और नहीं वर्ड नहीं देखने को मिलेगा या नहीं लगा रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि दो प्रकार के हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है? क्लोज एंडेड, दूसरा क्या हो सकता है? ओपन एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड या फिर ओपन एंडेड।
क्लोज एंडेड कैसे पहचानेंगे, शुरुआत में ही क्या वर्ड लगा रहेगा, ठीक है। ओपन एंडेड कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस के बीच में भी कोई क्वेश्चन वर्ड लगा रहेगा, तो ये हो गया आपका ओपन एंडेड। इसी को आप WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं और इसी को आप क्या कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है या जो रूल होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग क्या होता है कि सबसे पहले क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए अगर शुरुआत में आपको क्या लगा हुआ मिला है तो आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी होगी, आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था, अब यहां पर तो ये पहले यूज हो गया, अब दो बार तो यूज करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर अदर चीजों का कुछ किसी भी चीज को यूज करेंगे। और एक बात लास्ट में विशेष ध्यान रखेंगे कि क्या क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। यहां देख रहे हैं इस वाले सेंटेंस में क्या होता है कि जो सेंटेंस या जो क्वेश्चन वर्ड बीच में किसी सेंटेंस के लगा रहता है, ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उसी की इंग्लिश लिखनी होती है, ठीक है। उसी की इंग्लिश लिख देनी होती है, क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर अदर वर्ड कुछ भी अगर कुछ बच रहा है तो लगाकर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रहे आपको, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम आगे का ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप नोट करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे होता है या इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, अब उसको सीखते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, फिर इसका ट्रांसलेशन हम आप मिलकर करेंगे। देखा है, अभी सिर्फ देखते रहेंगे सेंटेंस को। कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, छोटे छोटे से सेंटेंस हैं, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे और इसके बाद आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग। देखते हैं, 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे गए हैं। देयर आर 4 सेंटेंसेस रिटन ऑन द बोर्ड एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट, ठीक है। क्या वह दिल्ली में रह चुका है, हम देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस में क्या हुआ है कि सभी सेंटेंस में आपको जो आइडेंटिफिकेशन हमने बताई है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए या उन्हीं से रिलेटेड ट्रांसलेशन दिया गया। अब देखते हैं कि वह दिल्ली में रह चुका है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो वह है, ठीक है, और उसके लिए वह के लिए मेल है यानी ही का यूज किया जाएगा और ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है यूज होती है हमने पहले क्यों यूज किया, क्योंकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसके शुरुआत में क्या वर्ड लगा है और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या के इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। हैज, उसके बाद हम क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हैज ही। रहना की अंग्रेजी क्या होती है, लिव होती है और लिव में थर्ड फॉर्म के लिए हम डी लगा देते हैं, लिव्ड हो गया, ठीक है। हैज ही लिव्ड इन दिल्ली, हैज ही लिव्ड इन दिल्ली,
क्या वह दिल्ली में रह चुका है? देखते हैं, इसी तरह आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करिए, क्या उसने लाल किला देखा है? क्या उसने, हैज उसने के लिए हमने बताया ही या फिर सी लगा देते हैं। चलिए हमने सी लगा दिया, हैज सी सीन, देखना का क्या होता है? सी होता है। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सी सा सीन, ठीक है, सी सा सीन। क्या उसने लाल किला देखा है? हैज सी सीन द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। क्या उसने लाल किला देखा? देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यही तो बताया गया अभी रूल में। चलिए देखते हैं वे क्यों। अब यहां पर जो क्यों वर्ड आया है, यहां पर कहां वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, दिस इज द WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस, या फिर कहे इसको कि ये क्या है, ओपन एंडेड सेंटेंस का क्वेश्चन है, या ओपन एंडेड क्वेश्चन का सेंटेंस है, ठीक है। अब उसके लिए जो वर्ड यहां पर दिए रहते हैं, हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा देते हैं। वाई लगा दिया, फिर हैव लगाया हमने, वाई हैव दे गॉन टू प्रयागराज, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सबसे पहले हमने क्या लगाया? वाई लगाया, जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कहां? वेयर, वेयर हैव हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर तुम लिखा हुआ है और यू के साथ हमेशा हैव वर्ब का यूज किया जाता है। यू हैव यू, वेयर हैव यू केम कम होता है, ठीक है। कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम केम कम, ठीक है। वेयर हैव यू कम टू विजिट, ठीक है। घूमने के लिए या देखने के लिए विजिट का यूज किया जाता है, ठीक है। वेयर हैव यू कम टू विजिट, घूमने के लिए कहां आए हो, तुम घूमने के लिए कहां आए हो। चलिए, इस तरह से आपने देखा, इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम जो सेंटेंस सीखेंगे वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल भी छोटा सा काम करना है। कि क्या करना है अभी हम इसको बताएंगे। आप पिछली क्लास में भी जैसे और सभी टेंस में देखते हैं, सिर्फ ठीक उसी तरह करना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि सेंटेंस में नहीं वर्ड भी लगा रहेगा और क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक वर्ड भी लगा रहेगा, ठीक है। दोनों चीजें सेंटेंस में लगी रहेंगी, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वो यह भी दो तरह का होता है, एक क्लोज एंडेड होता है, एक ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड की शुरुआत कैसे होती है? अभी हमने बताया कि शुरुआत में क्या लगा होता है और क्या लगा होता है, तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते। उसके लिए सबसे पहले हम हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब को ही लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद केवल आपको एक नॉट लगाना होता है। यही काम होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, बाकी सेम वही का वही रूल रहता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर कुछ बचेगा तो आप उसको अदर की प्लेस पर या और आगे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं ओपन एंडेड की, ठीक है, अगर हम कहें ओपन एंडेड का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो ओपन एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड आया रहता है, सबसे पहले उसी को लिखते हैं, फिर हैज या हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, फिर क्या लगाएंगे? फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर वर्ब की फिर नॉट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत हमने कहा नॉट लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। अब इसका हम एक एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके इसके रूल्स को जान लेते हैं, या इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये भी सीखते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। सेंटेंस देखते हैं, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो।
दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, क्या तुम ये मूवी नहीं देखी हो, क्या भी लिखा हुआ है और नहीं भी लिखा हुआ है, क्यों भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, यही तो अभी हमने बताया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हमने बताया कि जो ये क्या है, ये एक क्लोज एंडेड सेंटेंस है। क्लोज एंडेड सेंटेंस हमने कैसे पहचाना, क्लोज एंडेड सेंटेंस पहचानने के लिए हमने बताया कि अगर शुरुआत में क्या वर्ड लगा होता है तो इसका मतलब कि वो सेंटेंस कैसा है, क्लोज एंडेड सेंटेंस है। और कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा हुआ है तो वो आपका क्या है, वो आपका ओपन एंडेड सेंटेंस है। ट्रांसलेशन करने के लिए हमने रूल ऊपर लिख दिया है। सबसे पहले इसके लिए हम हैज या हैव लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल सी बात है कि हैव का ही यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। हैव यू नॉट, ठीक है, नॉट लगा देंगे। वॉच्ड देखना, वॉच्ड दिस मूवी, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी। यहां देखते हैं, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर तुमने के अकॉर्डिंग हैव लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, फिर यू लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या लिखा है, खाना, ठीक है। ईट एट ईटन होता है, ईट एट ईटन होता है, द फूड होता है, ठीक है। और यहां पर आज एक वर्ड बचा है तो इसी को आप अदर वर्ड में लिखते हैं या टुडे लिख देते हैं, ठीक है। व्हाई हैव यू नॉट ईटन द फूड टुडे, व्हाई हैव यू नॉट ईटन द फूड टुडे, आज आपने खाना क्यों नहीं खाया है, ठीक है। इस तरह से हमने इस पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिया है, इसके ट्रांसलेशन को सीख लिया है, ठीक है। आप इसके ट्रांसलेशन में अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो इसकी इसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। इसके ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप ट्रांसलेट करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और रूल्स के लिए अगर आपको रूल्स में कहीं डाउट हो रहा है तो आप इसी क्लास को बार बार देखेंगे तो आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो उसको आप कमेंट अवश्य कर दीजिए, हम आपके कमेंट की या सभी डाउट को दूर करेंगे। उसके ऊपर अगर आपको कोई अलग से डाउट होता है तो फिर से एक नई क्लास रिकॉर्ड करेंगे या नई क्लास बनाएंगे, लेकिन आपके सारे डाउट को क्लियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी टेंस के एडवांस लेवल के रूल्स को सीखेंगे या इसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको हैंडल करने का या उसके हल करने का, सॉल्व करने का रूल्स सीखेंगे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी बताएंगे और उसको सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।